आज का जो हमारा टॉपिक है वो शायद थोड़ा-सा आपको परेशान ज़रूर करेगा और हमारा आज का टॉपिक है वो है मास डिफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। सबसे पहले अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें तो मास डिफेक्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। फ्रेंड्स, न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो होना ये चाहिए कि अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन लें या अगर एक से ज्यादा मास प्रोटॉन्स हैं तो उनके मासेस लें और उनको प्लस करें, और फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन्स लें और उनको प्लस करने से हमारे पास जो भी टोटल मास आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस का मास जो है वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये क्यों आपको यकीनन परेशान करना चाहिए? तो फ्रेंड, इसका जवाब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, उनका कुछ मास जो है वो जाया हो जाता है। मास जाया होने का मतलब है कि उनका कुछ मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, E इज इक्वल टू mc²। ये बहुत थोड़ा मास होता है, लेकिन इससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है, बिकॉज E इज इक्वल टू mc²। c² बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी भी है मास की तो उस स्मॉल क्वांटिटी से हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ सकती है और आएगी। तो ये जो डिफरेंस आता है मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स में और एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द न्यूक्लियस में, ये रीजन इसकी यही है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए तो उनका मास, कुछ मास जो है वो एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है E इज इक्वल टू mc² से, जिसकी वजह से उनके मैसेज के अंदर न्यूक्लियॉन्स के मैसेज और न्यूक्लियस के मास के अंदर फर्क आ जाता है, जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला जो है वो ZMP, MP is mass of proton and Z is the number of protons. So अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लाइक दो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो आप Z की जगह 2 पुट करते हैं, प्लस A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनके उसको मास ऑफ द न्यूट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का। यहाँ पर हमने मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया मास ऑफ द न्यूक्लियस से, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो हमेशा ज्यादा होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस से। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए तो इनका कुछ मास जाया हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसलिए जब न्यूक्लियस बनता है तो उसका मास जो है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। फ्रेंड्स, अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है कि the total energy needed to break a nucleus such as proton and neutrons of a nucleus of an atom are separated out from each other. न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, और न्यूक्लियस को ब्रेक करने का मतलब है कि आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग कर रहे हैं एक दूसरे से। और जैसे मैंने मास डिफेक्ट में बताया कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए तो उनका मास जो है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, और वो एनर्जी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जिस इक्वेशन से चेंज होता है E इज इक्वल टू mc², उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि c² एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए तो लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर आपने न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो उतनी ही अमाउंट की एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस को ब्रेक करने में जितनी अमाउंट की एनर्जी न्यूक्लियॉन्स जब आपस में मिले हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए उस वक्त रिलीज हुई, और उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय c²। नेक्स्ट स्टेप में मैंने मास डिफेक्ट का फार्मूला लिख दिया
और उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकाल रहे हैं ऑफ ड्यूट्रियन, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 2.014102 यू के इक्वल। और ये क्योंकि ड्यूट्रियन है तो ड्यूट्रियन जो होता है वो H21 होता है। इसका ये मतलब है कि उसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या हम ये कह सकते हैं कि जो उसका एटॉमिक नंबर है Z वो 1 है और जो मास नंबर है वो 2 है। मास नंबर A जो है वो 2 है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हमने लिखा ZMP + A - Z × Mn माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर, और हमने फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। Z की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 1 है, मास ऑफ द प्रोटॉन्स लिख दिया, और फिर A क्योंकि मास नंबर है और मास नंबर इसका 2 है तो 2 - 1, और मास ऑफ द न्यूट्रॉन लिख दिया माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस लिख दिया। इसको सॉल्व करके जब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.001839 U मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। क्योंकि हम सारे मैसेज U के अंदर ले रहे हैं एटॉमिक यूनिफाइड मास में, तो इसलिए यहाँ पे हम U लिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स, एक रिलेशन है U के में और किलोग्राम में, और वो ये है कि 1U = 1.6606 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करते हुए हमने मास जो कि U के अंदर गिवन था उसको हमने किलोग्राम के अंदर चेंज कर दिया। कैसे किया कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0.001839, इसको हमने 1.6606 × 10⁻⁻27 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, और इसके साथ हमने C जो 3 × 10⁸ होती है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये हमारे पास आ गया 9 × 10⁻16। और क्योंकि अब मैथ हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो जाउल में आएगी। तो फ्रेंड, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई इन जाउल, दैट इज 0.0275 × 10⁻11। एक और रिलेशन हम इससे पहले देख चुके हैं कि 1J = 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस रिलेशन को हम यूज करते हुए जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जॉल में आई थी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हम 0.0275 × 10⁻11 को 6.242 × 10⁻18 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1.7 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक प्रीफिक्स जो है मेगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻6। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकाल लिया तो वो इक्वल होती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। फ्रेंड्स, अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करें और एक कर्व ड्रा करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पे मास नंबर ले रहे हैं और वर्टिकली जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ले रहे हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अब इस कर्व से हमने कुछ रिजल्ट निकाले हैं, उन रिजल्ट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने उस ग्राफ से निकाले हैं। इसमें आप पहला रिजल्ट अगर देखें और ग्राफ को अपने सामने रखें तो पहला रिजल्ट हमने ये निकाला है कि द बाइंडिंग एनर्जी कर्व इंक्रीजेज विद मास नंबर 8 टिल इट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स एट मास नंबर 58। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स तक जाती है, और उस वैल्यू के ऊपर जो मास नंबर है वो 58 होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू अ वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डिक्रीज करती है और 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स तक जाती है, और ये वैल्यू हमें मिलती है मास नंबर 238 के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम फॉर आयरन। बाइंडिंग एनर्जी आयरन की जो है वो मैक्सिमम होती है। इसका ये मतलब हुआ कि iron is the most stable element among all the element in
नेचर। और चौथा पॉइंट हम यहाँ से इस ग्राफ से ये निकालते हैं कि the region of greatest stability correspond to a mass number of 50 to 80। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व से निकाले हैं। फ्रेंड्स, अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करें और एक कर्व ड्रा करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक वर्सेस मास नंबर, हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पे मास नंबर ले रहे हैं और वर्टिकली जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ले रहे हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अब इस कर्व से हमने कुछ रिजल्ट निकाले हैं, उन रिजल्ट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने उस ग्राफ से निकाले हैं। इसमें पहला रिजल्ट अगर देखें और ग्राफ को अपने सामने रखें तो पहला रिजल्ट हमने ये निकाला है कि द बाइंडिंग एनर्जी कर्व इंक्रीजेस विद मास नंबर 8 टिल इट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स एट मास नंबर 58। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स तक जाती है और उस वैल्यू के ऊपर जो मास नंबर है वो 58 होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू अ वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डिक्रीज करती है और 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स तक जाती है और ये वैल्यू हमें मिलती है मास नंबर 238 के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, कि बाइंडिंग एनर्जी आयरन की जो है वो मैक्सिमम होती है। इसका ये मतलब हुआ कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट अमंग ऑल द एलिमेंट इन नेचर। और चौथा पॉइंट हम यहाँ से इस ग्राफ से ये निकालते हैं कि the region of greatest stability correspond to a mass number of 50 to 80। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व से निकाले हैं।